वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स हैं। बी क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, और उसके बाद सी क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं एंड देन 6 हैं। हम इनको वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स। क्वेश्चन है कि जब हम एक लिक्विड को देखते हैं कि वो इवेपोरेट कर रहा है, उसमें इवेपोरेशन हो रही है, तो वो उसमें एनर्जी कहाँ से आती है। बट इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड द लिक्विड इटसेल्फ आल्सो। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द इवेपोरेशन। तो बेटा जो एनर्जी इवेपोरेशन के लिए आती है वो असल में उसकी सराउंडिंग से, यानी जो सिस्टम में पड़ा हुआ है उस इन्वायरमेंट से वो लिक्विड हासिल करता है, और कुछ एनर्जी वो अपने उसकी इटसेल्फ अंदर मौजूद होती है, और वो इन्वायरमेंट से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की तरह लेता है, जिसकी वजह से उसकी इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस कंडेंसेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस के जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है। इसका आंसर है कि तो बेटा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो कंडेंसेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम में प्रोवाइड एनर्जी करता है। According to the molecular theory of gases, the gas particles are in continuous state of random motion and are far apart. When the gas loses energy, particles come close, making liquid during condensation. कहते हैं कि जब पार्टिकल्स गैस के जो हैं वो हमेशा काइनेटिक थ्योरी में कहती है कि मुसलसल स्टेट ऑफ मोशन में है, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब गैस पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जब हम उनको ठंडा करते हैं वो एनर्जी अपनी लूज़ करते हैं, सिस्टम को एनर्जी देते हैं, ठीक है, हमें एनर्जी वो मिल रही है। जब वो एनर्जी लूज़ करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, कंडेंसेशन का। और ये प्रोसेस क्या है फिर, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम्स। कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हम हशरात से बचाव के लिए यूज़ करते हैं वो कुछ लम्हे के बाद गायब क्यों हो जाती हैं, वो नज़र क्यों नहीं आती। क्यों डिस्पेयर होती हैं बॉल। नेफ्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विद एन हार्श अरोमा। कहते हैं जो नेफ्थलीन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एरोमेटिक है, और इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी हार्श होती है, अनोइंग होती है, बुरी होती है। व्हेन प्लेस्ड इन द सिल्की क्लॉथ्स एंड bathrooms it appears after some time due to the process of sublimation. Because of it directly changes from the solid to liquid state gas, no liquid state through the sublimation। कहते हैं इसको हम बाथरूम्स में या अपने सिल्की क्लॉथ्स में रखते हैं इंसेक्ट से बचाव के लिए, और ये कुछ प्रोसेस के ज़रिए क्यों डिसअपीयर होती हैं, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। वो लिक्विड स्टेट को अचीव नहीं करते, इस वजह से जो बॉल्स हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और वो डिसअपीयर हो जाती है, हमें नज़र भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने लिक्विड स्टेट अचीव नहीं की थी, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गई थी। Now the question number 4 is why does the temperature remain constant during a phase change। कि during phase change हो रहा होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा था, वो कांस्टेंट क्यों रहता है। Temperature remain constant during the phase change because the heat energy added to the is used to overcome the attractive forces between the particles, not to increase the kinetic energy। कहते हैं कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो सिस्टम का टेम्परेचर इससे कांस्टेंट रहता है कि वो फेस चेंज करवाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। उस टाइम पे जितनी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनकी बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ना कि सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी एक सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में आने से पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, और उसके बाद उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले वो फोर्सेस जो हो रही होती है ना सिस्टम की, उसका जो भी टेम्परेचर है वो उसका फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने वाले के लिए यूज़ होती हैं। सिंस द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जिस वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। और उस टेम्परेचर को हम किसका नाम देते हैं, लेटेंट हीट का जो यूज़ कर रहा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। कि हम ये गैस की तरह क्या लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। हम लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस लाइक गैसेस। हम लिक्विड को गैसेस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि लिक्विड के पार्टिकल जो है वो पहले एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं, और गैसेस की तरह वो एक दूसरे से दूर दूर नहीं होते। हम उनको गैसेस को तो एक हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, उनको जब हम दबाते हैं तो एक दूसरे से पार्टिकल करीब आ जाते हैं। गैसेस में ये फिनोमेना नहीं होता, वो पहले एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, गैसेस हमारे लिक्विड जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नंबर 6 इज़ कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। यानी टेम्परेचर पानी का अगर जो भी है, यानी हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का 100 है, तो क्या हम लैब में ये टेम्परेचर 100 से इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। येस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी चेंज इन लेबॉर्ट्री बाय चेंजिंग दैट एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट लैब में। और वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इन्वायरमेंट जो है जिसमें वो
वाटर मौजूद है उसका प्रेशर जो है एक्सटर्नल वो चेंज करना पड़ेगा। इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज वाटर बॉइल एट हाई टेम्परेचर, जब भी कहीं सराउंडिंग का एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ज़्यादा, फिर वो ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर बॉइल होता है। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, जितना पहले है उससे कम कर दें, तो पानी जो है वो कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा। यानी अगर हम लैब का एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उस वजह से ज़्यादा, यानी वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल होगा। अगर हम बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे तो पानी थोड़े टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन विच सीज़न द वेट क्लॉथ गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। वो कौन सा सीज़न होता है कि जिसमें गीले कपड़े सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। वेट क्लॉथ टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में ऐसा होता है कि गीले कपड़ों को खुश्क करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। इसकी वजह क्या है, द एयर इज़ कूलर एंड द मोर ह्यूम्ड विच इज़ डिक्रीज द रेट ऑफ वेपरेशन। हवा पहले भी ठंडी होती है और वो नमी उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से वेपरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम। पानी जो मौजूद है कपड़ों में वो बखारात बनने में ज़्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग। कि जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है उसके पार्टिकल के साथ क्या होता है उस प्रोसेस के दौरान। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जब कहते हैं हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, हीट की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, वो मोशन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एक खास टेम्परेचर पर जब ये वाइब्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, द मोशन बिकम्स फास्ट इनफ टू ओवरकम द कोहेसिव फोर्सेस। और मोशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की से भी ज़्यादा बन जाता है जितनी उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड टर्न्स इनटू द लिक्विड। उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाती हैं और वो हमारी जो हीट एनर्जी वो इतना ज़्यादा अपना ओवरकम कर जाती है उसको कि वो जो सॉलिड है वो मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस। के क्या गैसेस जिस तरह फैलती हैं, क्या सॉलिड और लिक्विड भी इस तरह फैलते हैं। yes, solid and liquids can also diffuse but not just like gases. सॉलिड और लिक्विड दोनों डिफ्यूज़ करते हैं लेकिन वो गैसेस की तरह डिफ्यूज़ नहीं करते। सॉलिड्स में डिफ्यूजन का रेट काफ़ी स्लो है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि उनके पार्टिकल इतना मोशन नहीं कर सकते, वो काफ़ी क्लोज होते हैं, दूसरे से पैक्ड होते हैं। लिक्विड में फास्टर होता है सॉलिड की निस्बत, लेकिन गैसेस की निस्बत फिर भी स्लो होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी इतने डिस्टेंस पे नहीं होते जितने गैसेस के होते हैं। इस वजह से गैसेस में डिफ्यूजन रेट हाई है और सबसे कम किस में है, सॉलिड में है। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वाई ड्यू इज़ फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। यानी कि जो शबनम के कतरे हैं ऑन द प्लांट्स, ये सुबह के शुरू वाले घंटों में ही क्यों बनते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स कॉजिंग द एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू गेट कूल। कहते हैं रात के टाइम में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, इर्द गिर्द मौजूद एयर जो है सर्फेस के वो ठंडी हो जाती है। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू इट्स ड्यू पॉइंट वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर कंडेंसेस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस फॉर्मिंग ड्यू इन द अर्ली मॉर्निंग। और कहते हैं जो टेम्परेचर रात के मतलब अर्ली मॉर्निंग में इस हद इतना होता है तकरीबन कि वो पानी की ड्रॉपलेट्स बनने शुरू होते हैं, मीनिंग वेपरेशन तो हो रही है लेकिन वो पानी थोड़ा टाइम लेते हैं गैस स्टेट पर जाने के लिए, और वो पानी के जो वेपर्स हैं वो हमें कुछ लम्हे के लिए ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देते हैं। जब वो दिन चढ़ जाता है मॉर्निंग में, मतलब एट 9 और 10 ओ क्लॉक, तो उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फ़ौरन से जैसे जैसे पानी जो है वो प्लांट्स के वेपरेशन जो है वो होता रहता है कि हमें वो ड्यू ड्रॉप्स नज़र नहीं आते। रात के टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है और दिन के टाइम वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स हमें नज़र आने लग जाते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर।